हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पेक्ट्रम स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एनसीईआरटी बुक में उसी का एक सीरीज हम लोग पढ़ेंगे, प्रमेय 1.2। इसके पहले हम लोग प्रमेय 1.1 पढ़ चुके हैं, जिसका नाम था यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रमेय 1.2, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है यह प्रमेय? यह प्रमेय कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। लाइन बाय लाइन समझेंगे, पहले यहां तक समझते हैं। प्रत्येक भाज्य संख्या को, भाज्य संख्या क्या है आप जानते होंगे कि वैसी संख्या जिसका जो गुणनखंड है वह 2 से ज्यादा होना चाहिए। वैसी संख्या जिसके गुणनखंड 2 से अधिक होने चाहिए, यानी 3 या 3 से अधिक होनी चाहिए। जैसे 9 का क्या होता है? 1, 3 और 9, यही गुणनखंड होता है 9 का। तो देख रहे होंगे यहाँ पर कितने गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 3 है। तो हम 9 क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 10 का गुणनखंड क्या क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा एंड 10 होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 4 है। तो यह भी एक भाज्य संख्या है। और हम देखते हैं 11 को, तो 11 है, 1 है और 11 है, सिर्फ 2 ही है। 1 है और 11 है, इसमें गुणनखंडों की संख्या सिर्फ 2 है। तो वैसी संख्या जिसमें गुणनखंडों की संख्या केवल 2 गुणनखंड हो। कौन कौन? एक तो 1 क्या है? 1 तो सभी के गुणनखंड होते हैं, और जो संख्या दी हुई है वो खुद भी अपने के गुणनखंड होती है। तो यहाँ पर अगर ऐसा स्थिति पाया जाए तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और जब 2 से ज्यादा गुणनखंड मिल जाए तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। तो वही कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, कोई भी एक भाज्य संख्या, कोई भी को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब देखो 9 को, तो 9 बराबर 3 गुने 3। 9 एक भाज्य संख्या था, और 3 क्या है? तो 3 गुने 3, तो इसका घात कितना हो जाएगा? 3 पर पावर 2 हो जाएगा। तो वही कहता है, या आप 10 ले लो, तो 10 बराबर क्या होगा? 2 गुने 5, यानी 2 का घात 1 और 5 का घात 1। पता है कि अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब देख लो, ये भाज्य था, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। ये भाज्य था, इसे भी हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। 2 और 5 क्या है? अभाज्य संख्या है। अब देख सकते हैं 2 का गुणनखंड कितना होता है? 2 ही होता है, एक 1 और एक 2। 5 का तो एक 1 होता है और दूसरा 5 होगा। तो ये हो गया। तो यहां तक समझ में आ गया? क्या कहा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। आगे पढ़ेंगे। और यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब जब आप उसको लिखोगे तो क्रम की समस्या नहीं होनी चाहिए कि हमें जो है बढ़ते क्रम में लिखना है या घटते क्रम में लिखना है, अर्थात आरोही क्रम में लिखना है कि अवरोही क्रम में लिखना है। आप किसी भी क्रम में लिख सकते हो। जैसे यहां देखिए, ये बढ़ते क्रम में है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। हालांकि घात 1 लिखाता नहीं है, बस ये दिखाने के लिए मैंने दिया था। एक और संख्या लेते हैं, मैं लेता हूं 60। इसका निकालिए। 30, 15, तो 60 का कितना हो गया? 2 बार है तो 2 का घात 2 हो जाएगा, 3 का घात 1 हो जाएगा, 5 का घात 1 हो जाएगा। ठीक है। तो अभाज्य, देखिए 60 एक भाज्य संख्या था और इसे हमने अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में हमने व्यक्त कर दिया।
अब इसको हम किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, जैसे 2 to the power 2 into 5 into 3, इतना ही आएगा। 5 into 2 to the power 2 into 3, उतना ही आएगा। इसलिए यहां क्रम जो है वो कोई मायने नहीं रखता है, कोई भी क्रम हम आके लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। समझ में आया? अब गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरीका से लिख सकते हैं, आरोही क्रम से ही लिख सकते हैं, किसी भी क्रम से लिख सकते हैं। तो ये था आपका प्रमेय 1.2 अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो बच्चों क्लास में भी हम लोग था ये सब ऐसा लसा मासा निकालने के लिए। तो इसका उपयोग अधिकतर क्या करते हैं, इसका उपयोग देखिए आप यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए भी करते हैं। बाकी और भी कई समस्याएं इससे संबंधित हैं। तो आज हम लोग सिर्फ ये 2 प्रश्नों को कवर करेंगे। आशा करता हूं कि आपको अंक गणित की आधारभूत प्रमेय अच्छी तरह से समझ में आया है। समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो मैं इसको भी मिटाता हूं और इसको बनाने की कोशिश करता हूं। पहला प्रश्न क्या है? वह एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा हूं। एनसीईआरटी बुक में प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला का पहला है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। करिए व्यक्त। 140 को तोड़िए पहले अभाज्य गुणनखंडों में। 2 बार लगेगा तो 70 दूना 140 होता है, फिर 2 बार तो 35 दूना 70, फिर 5 से लगेगा 5 सते 35, यानी 140 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो एक ही जैसा संख्या दिख रही हो अगर अभाज्य संख्या, तो उसका घात में हम बदल देंगे। तो देखिए 2 बार था तो 2 का घात कितना हो गया 2, बाकी 5 हो गया और 7 हो गया। यही है अभाज्य गुणनखंडों। देखिए अभाज्य गुणनखंड सब आ गया। 140 एक भाज्य संख्या था, अब 2 और 5 और 7 क्या है अभाज्य संख्या। अब जांच कर सकते हो, ये 7 किसी से कटने वाला नहीं है, इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। 5 और 2 का भी 2 ही गुणनखंड होता है। तो ये अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आ गया और उसके गुणनफल के रूप में हमने व्यक्त कर दिया। अब इसे किसी भी तरीके से लिखिए, किसी भी क्रम में लिखिए, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। लेकिन साधारणतः हम लोग क्या करते हैं कि अवरोही क्रम में लिखते हैं, देखने में अच्छा लगता है, बस यही एक कारण है ऐसे लिखने का। बाकी आप फ्री हो, आप किसी भी क्रम में लिख सकते हो, कोई कुछ नहीं, कहीं गलती होने वाला नहीं है। तो यही हो गया आपका आंसर। 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। अब है दूसरा का पहला। इसी तरह और भी होगा, और भी संख्याएं होंगे, तो उन संख्याओं को भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। पहला इस तरह से तोड़ लीजिए, फिर यहां पर दर्शाइए और फिर एक ही तरह के जो गुणनखंड होंगे उसको घात के रूप में व्यक्त कर दीजिए। हो गया आपका जवाब। अब इसे हल करेंगे। 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस रूप में व्यक्त करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के घातों के रूप में व्यक्त करेंगे या गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो मैं इधर रफ कर देता हूं, 26 2 टाइम्स, बस यही रह जाएगा। 91 कितना 7 से यही होगा। अब देखिए तो 26 बराबर कितना हो जाएगा 2 into 13 और 91 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 into 13, है ना। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ किसे कहते हैं, कहता है दिए गए संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड, प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड, दिए गए संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड के सबसे छोटी घात का गुणनफल उसका मासा होता है, एचसीएफ होता है। समझना,
यहां आया उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड। उभयनिष्ठ किसे कहते हैं? जो दिए गए संख्याओं में जो अभाज्य संख्या मौजूद रहे दोनों में, वो उभयनिष्ठ गुणनखंड कहलाता है। तो 13 आप देख रहे हैं दोनों में है, ठीक है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया? 13 हो गया। क्या ये भी दोनों में है? कोई नहीं है। अब यदि चूंकि 13 में आप देखिए यहां भी घात 1 है और यहां भी घात 1 है, बराबर घात है, हमें सबसे छोटी घात लेना था, तो दोनों में सबसे छोटी घात 1 ही है, इसलिए 1 ही आ गया, ये हो गया। और एलसीएम क्या होगा? तो एलसीएम होगा कि दिए गए संख्याओं में प्रत्येक संबंध गुणन अभाज्य संख्याओं की सबसे बड़ी घात। देखिए, दिए गए संख्याओं में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, तो 2 का सबसे बड़ी घात कितना? तो 2 ही है। 7 का तो 7 ही है। 13 का 1 ही है। क्या फिर 13 लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि 13 हमने कहा दिए गए अभाज्य संख्या गुणनखंडों का, तो 13 तो 1 ही जैसा है ना, तो इसकी सबसे बड़ी घात, तो इसकी सब, मान लो यहाँ 2 रहता, यहाँ 3 रहता, तो हम 13 पर पावर 3 लिखते, क्योंकि सबसे बड़ी को लिखना था। तो यही हो गया। अब गुना कर दो, 7 दूना 14 और 14 42 के 2 बाकी 4 और 14 और 4 18, 182 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना होता है। दिए गए जो अपने गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों का जो आप गुणनफल प्राप्त किया दिए गए संख्याओं से, उसमें से आपको अभाज्य गुणनखंड, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड को निकालना होगा। और उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड को पहचानने के बाद उसकी जो सबसे छोटी घात वाले जो गुणनखंड होगा उसे हम लिखेंगे, है ना। और एलसीएम क्या होगा कि जो भी संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनमें से जो सब प्रत्येक संख्या का, जो प्रत्येक अभाज्य संख्या का जो भी बड़ी घात है वो आ जाएगा। ठीक है, यहां क्या था? यहां सिर्फ उभयनिष्ठ आएगा। यहां क्या होगा? एलसीएम में सभी आएंगे। आने के क्रम में ध्यान देना है, जो भी संख्या हम लेंगे उसकी जो बड़ी घात है वो आएगा, छोटी घात को छोड़ देंगे। क्लियर? तो ये था आपका प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। इसी तरह से और भी बनाना है, बन जाएगा। अगर बन जाता है तो बनाइए, और जो नहीं बनता है कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका एक अलग वीडियो बना दूंगा। और तो अब हम लोग उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 को कवर करेंगे। सवाल है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 टू द पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी संख्या है, जैसे 5 टू द पावर 3, कहता क्या ये जो संख्या है शून्य पर खत्म होती है? गुना करके देखिए, बराबर 125। इकाई अंक देखिए, अंत यानी इकाई अंक पे शून्य है? नहीं है। तो कौन सा ऐसा शर्त है जिसके कारण उसका जो हम देख कर ही बता सकते हैं कि हाँ इसका इकाई अंक जो है वो शून्य होगा? तो वो शर्त एकमात्र ही है कि दिए गए संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसमें 2 और 5 भी होने चाहिए। 2 और 5 दोनों होने चाहिए। और क्या है हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन 2 और 5 तो होने ही चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि 2 और 5 का गुना 10 आता है, इकाई अंक में 0 है। अब कुछ भी इसमें शामिल कर दो, 7, तो 10 गुने 7 बराबर 70। ठीक है, 2 गुने 5 8 तो शामिल होगा नहीं, आप 11 शामिल कर दो, तो 5 गुना 10, 11 10 110, इकाई पे शून्य आ गया। तो 2 और 5 का होना जरूरी है। तो अब हम यहां चेक करेंगे क्या इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 है। अगर है तो इकाई अंक में शून्य हो सकता है, नहीं है तो नहीं है। लिखेंगे, निकाल के देखते हैं। 6 टू द पावर n इक्वल टू, ये हो जाएगा। 6 को हमने तोड़ दिया, 2 गुने 3 में अभाज्य गुणनखंड आ गए, यानी 2 टू द पावर n
इंटू 3 टू द पावर n, घात घातांक के अनुसार दोनों को अलग अलग किया तो दोनों पर घात आ गया। अब ये देखिए किस रूप में आ गया, तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से। अब लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य तभी होगा जब उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5, यहां लिख दो, दोनों के धनात्मक घात हों। ठीक है, फिर लिखेंगे चूंकि 6 टू द पावर n में 5 गुणनखंड के रूप में है, नहीं है, तो लिखेंगे नहीं है, इसलिए 6 टू द पावर n, इसलिए 6 टू द पावर n का अंतिम अंक शून्य नहीं होगा। ये हो गया आंसर। बस समझाना था कि भाई हम क्या हम जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक शून्य तभी होगा जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों के धनात्मक घात उपलब्ध हो, वर्तमान हो। अगर है तो होगा, लेकिन चूंकि इसमें 5 नहीं है, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, हमें दोनों चाहिए, तो इसलिए 6 टू द पावर n का अंतिम अंक शून्य नहीं होगा, यह नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका 3 प्रश्न हमने कवर किया। तो हम लोग अगले सीरीज में भी हम लोग परिमेय संख्या को पढ़ेंगे, जिसमें साबित करेंगे, सिद्ध करेंगे कि दिए गए कोई संख्या अपरिमेय है। तो गाइस, अगर नए हैं आप चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि पूरा देखने पर ही सब कुछ समझ में आता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।